बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफियत से हैं। आपको ऑपरेशन सर्च 2 की क्लास में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन की थी रिवाइज सिंपलेक्स मेथड के ऊपर। आज के लेक्चर में हम रिवाइज सिंपलेक्स मेथड की मदद से आप किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को प्रॉपरली कैसे सॉल्व करते हैं इसको सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कहता है जी यूज रिवाइज्ड सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व एलपीपी। आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है, आपने इसे रिवाइज सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज पॉसिबल कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़े से स्टेप्स जो आपके पेपर में लिखने वाले हैं वो साथ साथ यहाँ पर मैं लिखता जाऊंगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका रिवाइज सिंपलेक्स मेथड में, आपने पहला काम वही करना है जो आप रूटीन में करते आ रहे हैं कि कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। ठीक है, ये चीज आपने लिख लेनी है। ये चीज चूंकि आप ऑलरेडी जानते हैं, इसको मैं फिलहाल नहीं यहाँ लिख रहा। स्टेप नंबर 1 आपका है कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट यू कैन राइट बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। आप यहाँ पर देखें कि आपके पास लेस देन इक्वल का साइन है दोनों कॉन्स्टेंट्स में, तो यहाँ पर आप स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दें। मैं यहाँ पर स्लैक वेरिएबल का जो नाम रखना वो है x3 और x4। ठीक है, s1 s2 भी रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। पहला कॉन्स्टेंट आपके पास आ गया 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3 इज अ स्लैक वेरिएबल, फर्स्ट स्लैक वेरिएबल। और लेस देन इक्वल जो है वो आप जानते हैं इक्वल में बदल जाएगा, इक्वल टू 6। इसे मन क्या लें। सेकंड कांस्टेंट विल बिकम आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द स्लैक वेरिएबल x4। ये बन जाएगा आपके पास 6x1 प्लस x2 प्लस x4 इक्वल टू 3, वेयर all these x1 x2 x3 x4 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप यहां पर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम कर लें। टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, IBFS स्टैंड फॉर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। वी पुट, आप यहां पर नॉन बेसिक वेरिएबल्स को जो है वो 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स अदर देन द स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहां पर x1 और x2 जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में थे, जो वेरिएबल, इनको आप 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से 1 इंप्लाइज यहां से x3 रह जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इंप्लाइज यहां से x1 और x2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x4 आपके पास 3 के इक्वल आ जाएगा, x4 इज इक्वल टू 3। सो x3 एंड x4 आर हेयर बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, जिनको आप 0 के ऊपर पुट करते हैं डेट आर कॉल्ड द नॉन बेसिक वेरिएबल्स एंड द वेरिएबल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर पुटिंग x1 एंड x2 इक्वल टू 0 आर कॉल्ड द बेसिक वेरिएबल्स। सो x3 एंड x4 आर बेसिक वेरिएबल्स हियर। अच्छा, हियर x3 एंड x4 आर बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहां पर आप स्टेप नंबर 2 करेंगे जो कि वो आपका डिफरेंट है आपके रेगुलर स्टैंडर्ड सिंपलेक्स मेथड से। स्टेप नंबर 2 दैट इज, और वो क्या है, यहां पर हम कुछ जो कॉलम वेक्टर्स हैं, न्यू वेक्टर्स, कॉलम वेक्टर्स, उनको यहां पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, वो क्या है, किस तरह है वो देखें। लेट P1 P2 P3 P4 and B are the column vectors corresponding to
corresponding to x1, x2, x3 and x4, and right hand side constant, राइट हैंड साइड कांस्टेंट। ये मैंने क्या लिखा है, आपके पास क्वेश्चन में टोटल 4 वेरिएबल मौजूद हैं इस वक्त, x1, x2, x3, x4। तो यहां पर मैंने 4 कॉलम वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए। पहला x1 के ऑपोजिट जो है उसका नाम हमने कैपिटल P1 रख लिया, दूसरे का नाम P2 रख लिया, x3 के ऑपोजिट P3 रख लिया और x4 के ऑपोजिट आपका P4 आ गया। एंड B क्या है, B आपका कॉलम वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट राइट हैंड साइड वेक्टर, यानी ये वाला 6 और 3। ठीक है, ये जो साइड होती है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके लिए जो यहाँ पर हम वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड है B। ठीक है, अच्छा अब ये जो P1, P2, P3, P4 आपने बनाए हैं, ये किस तरह के हैं, इनकी वैल्यू क्या है, वेयर P1 इज इक्वल टू, P1 जो है वो आपके पास P1 इज ऑपोजिट टू x1, ये x1 के ऑपोजिट था, तो P1 में आप लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x1। P1 will consist on the coefficients of x1 because here there are two constants. In the first constant, coefficients of x1 is 3, and in the second constant, coefficient of x1 is 6. So the P1 is 3, 6. P1 आपके पास बेटा ये आ जाएगा 3, 6. What is P2? P2 is a column vector consisting on the coefficients of x2. तो x2 का यहाँ पर कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पर 1 है, तो ये आ जाएगा 4 and 1. P3 having the coefficients of x3. x3 is present only in फर्स्ट कांस्टेंट, तो यहाँ पर x3 का कोएफिशिएंट 1 है, जबकि दूसरे कांस्टेंट में x3 का कोएफिशिएंट नहीं है, x3 नहीं है तो वो 0 होगा, तो यहाँ पर P3 आ जाएगा 1, 0. इन द सिमिलर वे P4 इज 0, 1 एंड द राइट हैंड साइड कांस्टेंट वेक्टर B इज 6, 3. ये आपने डिफाइन कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास स्टेप नंबर 2 में पहुंचने के बाद आपने यहाँ पर न्यू बेसिस, एक बेसिस मैट्रिक्स जो है वो डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट वी डिफाइन नेक्स्ट लेट B is the initial basis matrix. B is the initial basis matrix given by B is equal to, अब यहां पर आपके पास जो बेसिस मैट्रिक्स बनाना है, तो बेसिस मैट्रिक्स विल कंसिस्ट ऑन द बेसिक वेरिएबल्स। तो यहां पर बेसिक वेरिएबल आपके कौन से हैं, x3 और x4। ठीक है, तो इसका मतलब ये x3 और x4 के लिए बेसिस मैट्रिक्स बनेगा। तो यहां पर x3 के ऑपोजिट जो आपने कॉलम वेक्टर बनाया था वो था P3 और x4 के ऑपोजिट है P4। तो आपका जो बनेगा ना बेसिस मैट्रिक्स B, वो बनेगा ऐसे P3, P4। तो P3 आपके पास क्या है, P3 आपके पास 1, 0 और P4 कौन है, 0, 1। तो ये आपका बेसिस मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला काम ये है कि आपने कॉलम वेक्टर डिफाइन करने हैं। कॉलम वेक्टर डिफाइन करने के बाद एक बेसिस मैट्रिक्स मालूम करना है। बेसिस मैट्रिक्स किस तरह मालूम किया जाएगा, आप सबसे पहले देखोगे आपके बेसिक वेरिएबल कौन से हैं। जब बेसिक वेरिएबल मालूम हो चुके होंगे तो फिर आप इस तरीके से आप बेसिस मैट्रिक्स B बना लेंगे। अब उसके बाद आपने बेसिस मैट्रिक्स B का इनवर्स मालूम करना है। ठीक है, उसकी हमें जरूरत हो तो बेसिस मैट्रिक्स का इनवर्स जो है, यहाँ पर जो कि आपका बेसिस मैट्रिक्स B जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका इनवर्स सिंपली इसी के बराबर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अदरवाइज इनवर्स मालूम करने के लिए हम एडजॉइंट ऑफ B डिवाइड बाय B डिटर्मिनेंट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वक्त तो ये इसका आंसर यही आएगा, दिस इज इक्वल टू B बिकॉज दिस इज इक्वल टू I। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला काम ये आपने करना है कि ये जो आपका राइट हैंड साइड कांस्टेंट वेक्टर B है, इसको आपने मॉडिफाइड करना है, रिवाइज करना है। एंड रिवाइज्ड लिख लें या न्यू राइट हैंड साइड कांस्टेंट वेक्टर, न्यू राइट हैंड साइड कांस्टेंट वेक्टर B बार इक्वल होता है, उसका फार्मूला होगा हमारे पास B इनवर्स इनटू B के नीचे जो मैंने लफ्ज दिया CU डबल R मीन करंट।
हम चूंकि हर आइट्रेशन पर बार बार बी का इनवर्स मालूम करेंगे, तो एट ईच आइट्रेशन योर बेसिस मैट्रिक्स बी विल बी चेंज. So for the safe side, we write in the suffix CURR that represent the current inverse matrix of B. ओके, तो बी बार आपके पास आ जाएगा. बी बार मीन न्यू और रिवाइज्ड कांस्टेंट वेक्टर बी बार. ठीक है, अब वो यहां पर क्या निकलेगा वो भी आप देख लें, वो भी चेंज नहीं होगा फिल वक्त. बी बार इनवर्स इस वक्त जो है वो हमारा यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. बी का इनवर्स देखे ना, बी का इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1. और जो बी वेक्टर है, जो स्मॉल बी है कांस्टेंट वेक्टर, वो हमारे पास ये है, ये लिखा हुआ 6 3. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें. आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी साइड किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें देयर विल बी नो चेंज. तो दिस इज सेम एज 6 3. तो इसका मतलब ये है कि बी बार इस वक्त अभी तक बी के बराबर है. ये चेंज होता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, लेकिन फिर वक्त अभी ये है. यहां तक पहुंचने के बाद आपने अगला काम ये करना है, आपने बनाना है जैसे वहां पर बनाते थे ना इनिशियल बेसिक सिंपलेक्स टेबल, इनिशियल सिंपलेक्स टेबल बनाते थे. नेक्स्ट वी मेक दी बेसिक रिवाइज सिंपलेक्स टेबल. ठीक है, बेसिक रिवाइज सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे हम यहाँ पर, तो उसको देख लेते हैं यहाँ पर. अब इसमें यहाँ पर आकर चले मैं इधर इसको मिटा लेते हैं. अब यहाँ पर हम क्या बनाने लगे हैं, दी बनाने लगे हैं भाईजान दी इनिशियल टेबल. इनिशियल टेबल, इनिशियल टेबल for the revised simplex method, for the revised simplex method. या इसे आप ये भी लिख सकते हैं इनिशियल रिवाइज सिंपलेक्स टेबल. सिंपल इनिशियल रिवाइज सिंपलेक्स टेबल लिख लें सिंपल. इसे आप टेबल नंबर 1 क्या दें. अब इस टेबल में कौन कौन सी चीजें आपने लिखनी है, ये जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन लिखी है इसको जरा इकट्ठा करके लिख लें. इसकी कोई खास जरूरत नहीं है टेबल की, लेकिन इतनी आसानी के लिए, या जब पेपर चेकर होगा उसको आसानी आसानी हो जाएगी कि ये जो जितनी सारी चीजें आपने यहाँ पर लिखी है वो एक टेबल में समराइज करके आपने लिख दी. इधर हम लिखेंगे बेसिस, इधर हम लिखेंगे बी इनवर्स. ठीक है, जोन सा भी आपका करंट चल रहा होगा. और इधर आ जाएगा कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर बी बार. ठीक है, ये 3 चीजें होंगी इसके अंदर. अच्छा, अब बेसिस में कौन कौन है. बेसिस में इस वक्त 2 बेसिक वेरिएबल थे आपके x3 एंड x4. ठीक है, तो यहां पर एक चीज का ख्याल रखिएगा, आपका वेरिएबल जिस तरतीब से यहां पर कांस्टेंट में है उसी तरह उसको पहले लिखना है. अगर x3 यहां पर पहले लिखा है तो x3 को आप पहले लिखेंगे. x4 सेकंड कांस्टेंट में तो x4 को नीचे लिखना आपने. ठीक है, तो यहां पर जनाब आप ऊपर लिखोगे x3 x4. इस वक्त जो आपने बी इनवर्स मालूम किया है करंट जो है वो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. इस वक्त जो हमारा बी बार निकला है वो है 6 3. वो आपके पास यहाँ पर आ है दिस इज इक्वल टू 6 3. इतना टेबल बनाने के बाद आपकी आइट्रेशन 1 शुरू हो जाएगी. आइट्रेशन 1. अब इस आइट्रेशन 1 में हमने क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि ये जो आपने टेबल बनाया है क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है. इन अदर वर्ड्स हम ये देखेंगे कि आपने ये जो बेसिस बनाई है, बेसिस मैट्रिक्स बी बनाया था, वेदर दीज आर दी ऑप्टिमल बेसिस. ठीक है, दोनों लाइन आप लिख सकते हैं. इन आइट्रेशन 1 नेक्स्ट वी फाइंड वेदर दी अबव टेबल इज ऑप्टिमल, गिव्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और वेदर दी दिस बेसिस इज एन ऑप्टिमल बेसिस. ठीक है, आगे आप लिखेंगे. अब ये जो मैं लाइनें यहाँ पर लिख रहा हूँ ये एक मतलब मैं लिखूंगा, आइट्रेशन 2 आइट्रेशन 3 आएगी. ठीक है, उसमें मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ वर्दी मैं यहाँ पर आपको बताता जाऊंगा. तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ नेक्स्ट we check
whether the initial basis b इक्वल टू 1001। अच्छा, यहाँ पर जो मैट्रिक्स के लिए कोई जरूरी नहीं कि ब्रैकेट आप हमेशा स्क्वायर लगाएं, वो राउंड ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। दिस डज नॉट मैटर, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि गोल ब्रैकेट क्यों लगाई है, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई, ठीक है। अच्छा, हमारा टारगेट क्या है? नेक्स्ट वी चेक वेदर द इनिशियल बेसिस इज ऑप्टिमल बेसिस। अब हमारा ये टारगेट है कि ये ऑप्टिमल बेसिस है कि नहीं है। अब ये ऑप्टिमल बेसिस है कि नहीं है, इसके लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या क्या, मुझे दो चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। फॉर दिस वी विल फाइंड सिंप्लेक्स मल्टीप्लायर। एक सिंप्लेक्स मल्टीप्लायर मालूम करना पड़ेगा। व्हाट इज सिंप्लेक्स मल्टीप्लायर? सिंप्लेक्स मल्टीप्लायर इज एक्चुअली अ वेक्टर sometime also called a dual variable, in some books। तो एक सिंप्लेक्स मल्टीप्लायर मालूम करना पड़ेगा और एक इंडिकेटेड रो मालूम करनी पड़ेगी, डेट यू ऑलरेडी नाउ CJ बार माइनस ZJ बार। मतलब क्या मालूम करना है यहाँ पर हमने? तो यहाँ पर मैं मिटा लेता हूँ भाई, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये चीज मिटा रखे हैं यहाँ पर, इसी से को। अच्छा जी, अच्छा, मैंने लिखा कि आपने ये चेक करना है कि क्या ये जो बेसिस है ये ऑप्टिमल है कि नहीं है। फॉर दिस आगे आपने लिखना है, फॉर दिस वी कैलकुलेट, फॉर दिस फॉर दिस we will calculate simplex multiplier that is given by उसको मैं यहाँ पर पाई से डिनोट कर रहा हूँ। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फार्मूला इसका ये होगा CB इंटू बी इनवर्स, नीचे करंट लिखना है, ये फार्मूला है। सिंप्लेक्स मल्टीप्लायर को आप, बेटा मैं बात कर रहा था यहाँ पर सिंप्लेक्स मल्टीप्लायर की, जिसका फार्मूला मैंने बताया आपको, पाई इज इक्वल टू पाई से यहाँ पर मैं सिंप्लेक्स मल्टीप्लायर को डिनोट कर रहा हूँ। फार्मूला आपका CB इंटू बी इनवर्स, ठीक है। मैट्रिक्स बी का इनवर्स है, जो करंट मैट्रिक्स आपका होगा बी, उसका इनवर्स, CU डबल आर मीन करंट मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये कैसे मालूम करना है आपने? CB स्टैंड फॉर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। CB मीन कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स फॉर बेसिक वेरिएबल्स। अब यहां पर आपके जो बेसिक वेरिएबल इस वक्त मौजूदा है पहली आइटरेशन में, वो आपके पास है ये दोनों X3, P3 P4 यानी X3 और X4। तो आपने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जाना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, इसमें X3 और X4 का कोफिशिएंट देखना। तो इसमें X3 और X4 नहीं है, X3 और X4 आपके पास स्लैक वेरिएबल थे, तो यहाँ पर इनका कोफिशिएंट होगा 0 0। तो आप लिखोगे यहाँ पर 0,0 बी इनवर्स। इस वक्त जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स यही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जिसका मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0, मतलब ये आ जाएगा 0 इंटू 1 0 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से, 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। फिर इसको आप दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 डेट इज इक्वल टू 0,0। ये आपका कहलाएगा सिंप्लेक्स मल्टीप्लायर। ये सिंप्लेक्स मल्टीप्लायर मालूम करने के बाद आगे आपने मजीद जो चीज मालूम करनी है वो यहाँ पर है आपके पास। वो आप यहाँ पर निकालेंगे। नेक्स्ट वी फाइंड C bar j minus Z bar j, which is equal to CJ minus pi into PJ. PJ mean column vector of for variable jth variable xj, ठीक है।
और सीजे क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब आप लिखेंगे एज हेयर नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर आपके पास जो नॉन बेसिक वेरिएबल हैं वो कौन कौन से हैं? x3 और x4 तो आपके पास है यहाँ पर बेसिक वेरिएबल। तो दोनों बाकी जो बचे x1 और x2 दैट आर नॉन बेसिक वेरिएबल्स। x1 एंड x2 ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो इन इन नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए आप ये मालूम करेंगे वी फाइंड वी विल फाइंड वी विल फाइंड c1 बार माइनस z1 बार एंड c2 बार माइनस z2 बार। ये आपने मालूम करने हैं। अब ये किस तरह मालूम कर रहे हैं उसको देखते हैं। अच्छा, यहां से अब हम इसको उठा लेते हैं। अच्छा, ले जी। अब बेटा ये देखो जरा यहाँ पर c1 माइनस z1 बार, इसका फार्मूला बनेगा c1 माइनस पाई टाइम p1। ठीक है। अब c1 कौन है? c1 इज द कोफिशिएंट्स ऑफ x1 इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। c1 का मतलब x1 का कोफिशिएंट। तो x1 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 2 है। माइनस पाई पाई जो आपका सिंपलेक्स मल्टीप्लायर था वो क्या है? 0,0 0,0। P1 आपका कॉलम वेक्टर है, दैट इज 3 6। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 6 0, 0 इंटू 3 0 प्लस 0 इंटू 0। तो ये सारी चीज 0 हो जाएगी। 2 माइनस 0 दिस इक्वल टू 2। मैं दोबारा मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ जिस तरह हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं यार। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से। 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 6 0, दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 2 माइनस 0 2 आ जाएगा आपके पास। और मजीद आप निकालेंगे यहाँ पर c2 माइनस z2 बार, c2 माइनस पाई टाइम p2। c2 में मतलब कोफिशिएंट ऑफ x2 इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो x2 का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 1 है। पाई पाई क्या निकला था आपके पास? 0,0 0,0। p2 सेकंड कॉलम वेक्टर है 4,1। तो ये आपके पास 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, गेन 1 आ जाएगा। अब ये दोनों आगे पॉजिटिव। आप जानते हैं कि ये मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम में अब आपने ऑप्टिमैलिटी टेस्ट परफॉर्म करना है। क्या करना है? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट परफॉर्म करना है। नेक्स्ट वो आप लिखेंगे नेक्स्ट वी परफॉर्म ऑप्टिमैलिटी टेस्ट एज द गिवन प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप। इन मैक्सिमाइजेशन टाइप सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिमल। सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा अगर ये दोनों आंसर जो है लेस देन इक्वल टू 0 होते हैं। आप जानते हैं, आपने मेरे लेक्चर कर पहले देखे हैं। तो आपका सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल तब होता है जब ये वाली जो रो होती है, लास्ट रो, इंडिकेटेड रो। सिंपलेक्स मेथड में मैं इनके ऊपर बार नहीं लगा रहा था, ठीक है। यहां पर बार लगाने की वजह यह है कि ये जो सी बार जे या सिंपल सी जे जो है इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो खैर कॉन्सेप्ट वही है। ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में आप जानते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब निकलता है जब ये चीज लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए। यहां पर मैं एक चीज आपको बताता चलूं, कुछ बुक्स में या मेरे शायद कुछ एक दो लेक्चर में मैंने चीज पहले बता चुका हूं। देखें, अगर आप इस चीज को ऐसे लिखते हैं जी जे माइनस सी जे, ठीक है, तो ये भी चीज ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह लिखते हैं तो आपने असल में किया क्या है? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा जी जे पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करवा कर ये वाले साइन आपका चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोनों तरह का कंसेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर आपने जीजे माइनस सीजे निकाला है तो फिर इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर आपने सीजे माइनस जीजे निकाला है तो शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो यहाँ पर चूंकि मैं ये सी माइनस जी निकाल रहा हूँ तो आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल तब होगा जब ये तमाम के तमाम लेस देन इक्वल टू 0 आते हैं। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव हैं, आपका जो सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। इन अदर वर्ड्स आपके पास ये जो बेसिस थी, बेसिस मैट्रिक्स बी जो था हमारा, यानी कि वो क्या था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज नॉट एन ऑप्टिमल बेसिस। ठीक है, तो आगे मैं लिखूंगा by performing optimality test, by performing optimality test as here c1 minus z1 bar and c2 bar minus z2 bar
आर नॉट लेस देन इक्वल टू 0, आर नॉट less than equal to 0, so initial basis is not optimal basis, so we find new basis, ठीक है, या सो वी मूव टुवर्ड्स ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अब हमें इनकमिंग वेरिएबल कौन सा होगा, एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है, आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा है, ठीक है, ये चीजें तलाश करनी पड़ेगी। तो ये उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखें। आप लिखेंगे एज, अब आप ये बताएं कि आपके पास इन दोनों में से मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है, दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन सा नंबर है, ये वाला 2 है, ये किसके ऑपोजिट है, C1 माइनस जी1 बार। आप लिखोगे एज C1 बार माइनस जी1 बार इक्वल टू 2 इज मोस्ट पॉजिटिव, सो अब ये इसका सफिक्स क्या है, 1 है, तो हम कहेंगे x1 इज एंटरिंग वेरिएबल, x1 आ रहा है, x1 इज एंटरिंग वेरिएबल टू फाइंड लिविंग वेरिएबल, या जिसे आप आउटगोइंग वेरिएबल कह सकते हैं। टू फाइंड लिविंग वेरिएबल वी फाइंड रेशियो ऑफ b बार टू p1 बार, that is given by अब आप जानते हैं कि सिंपलेक्स मेथड में भी आप ऐसे करते थे कि जो नीचे वाली टेबल के नीचे सबसे आखिरी रो होती थी, उसमें आप देखते थे कि मोस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा आता था, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव होता था, डेट रिप्रेजेंट दी पिवट कॉलम। ऐसी है, पिवट कॉलम तलाश करने के बाद, या जो पिवट वेरिएबल था या एंटरिंग वेरिएबल तलाश करने के बाद आगे आप देखते थे कि अब आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा है, ठीक है, निकलना किसने। फिर आप लास्ट कॉलम बनाते थे रेशो का, ठीक है, वो रेशो यहाँ पर अब हमने तलाश करनी है। अब वो रेशो यहाँ पर तलाश करने का जो तरीकाकार है वो ये है कि मुझे यहाँ पर 2 नई चीजें चाहिए, एक तो बी बार चाहिए और एक P1 बार चाहिए, ठीक है। तो बी बार का यहाँ पर फार्मूला क्या है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वेयर यहाँ पर आपके पास वेयर b बार इज इक्वल टू b इनवर्स करंट इनटू b एंड P1 इज इक्वल टू, ये बनेगा इसका फार्मूला b इनवर्स इंटू P1, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों मालूम करने के बाद हम रेशो मालूम करेंगे, रेशो मालूम करने के बाद मुझे पता लगेगा कि मेरा एंटरिंग वेरिएबल कौन सा हुआ। एंटरिंग वेरिएबल, जब दोनों वेरिएबल पता लग जाएंगे, एंटरिंग वेरिएबल और आउटगोइंग वेरिएबल दोनों पता लग जाएंगे, तो फिर वो जो दोनों वेरिएबल हैं इस बेसिस में आ जाएंगे, वो मेरे पास नई बेसिस बन जाएंगी। नई बेसिस बनेंगी तो फिर उन नई बेसिस से नया बी इनवर्स मालूम करेंगे, ये राइट साइड चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी ये यहाँ पर जो बी बार मैंने मालूम कर रहा हूँ, ये वाला, ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि यहाँ पर अभी जो बी बार आपने निकालना ना, ये वही है पुराने वाला। इसमें मतलब जो बी इनवर्स इस्तेमाल होंगे वो पहले वाला यही है, ठीक है। और ये मैं पहले निकाल चुका हूँ, शुरू में आपको बताया, बी बार आ जाएगा बी इनवर्स, डेट इज 1 0 0 1। ये जो मैट्रिक्स बी है, स्मॉल बी,
ये आपका राइट साइड वेक्टर है, डेट इज 6 3। ये पूरे क्वेश्चन में कहीं पर चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा 6 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यही रहेगा 6 3। ये थ्रू आउट वैक्टर 6 3 नहीं चेंज होने वाला, ये वाला भी। ठीक है, तो ये आपने बी बार शुरू में भी मैंने निकाला था, ये अभी वैसे ही है। ये नया बी बार तब आएगा जब नई बेसिस आएंगी। सही है। अच्छा, अब आगे देखें, यहां पर जो P1 है, P1 निकालने के लिए मुझे चाहिए बी इनवर्स। तो बी इनवर्स की वैल्यू ये है सारी मेरे पास 1001, और P1 बार सॉरी मुझे चाहिए, तो P1 ये है पहला कॉलम वेक्टर 36। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम आ जाएगा, दिस इज 36। ठीक है, अब मुझे चाहिए मिनिमम रेशो इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ये देखो जरा, आपने बी बार को इस पर P1 बार पर डिवाइड करना है, तो बी बार का पहला नंबर 6 ऊपर, इधर पहला नंबर 3, 6/3, इधर आपका 3 है, इधर दूसरा नंबर 6 है, 3/6। 6/3 किया तो 2 आ गया, 3/6 किया तो 1/2 आ गया। तो दोनों का मिनिमम कितना हुआ 1/2। ये जो 1/2 निकला है वो 3/6 से निकला है, 3/6 से। पहला नंबर है, दूसरा सेकंड नंबर है, इसका मतलब सेकंड नंबर हमारा यहाँ वेरिएबल कौन सा था, x4। इट मीन x4 इज आउट गोइंग वेरिएबल, ये हमारा आउट गोइंग वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आउट गोइंग वेरिएबल। तो आगे आप लिखे हुए यार। अच्छा, अब इसको मेरा ख्याल है मैं ना वेक्टर मैंने ऊपर लिखनी है, ये मुझे चाहिए बस देखने के लिए बार बार। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, दिस इज 2x1 + x2। बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी ऊपर सारा लिखा हुआ से पता चल जाएगा। इसको मैं बढ़ा लेने का। अच्छा जी, लो जी, ठीक हो गया। तो आप आगे लिखेंगे एज मिनिमम रेशियो इज opposite to x4, so x4 is outgoing variable and x1 is incoming variable। अब यहां पर मैं आपको जो न्यू बेसिस है वो बेसिस भी बताता हूँ क्या बनेगी, फिर उन बेसिस का जो इनवर्स मैट्रिक्स आपने बनाना है इस तरह, और नया जो कांस्टेंट वेक्टर आपका बनेगा। इसको मैं 2 मेथड यहाँ पर आपको बताऊंगा, दोनों में से कौन सा मेथड आपको अच्छा लगेगा आपने उसको अडॉप्ट कर लेना है। अब बातों को थोड़ा गौर से समझिएगा, यहाँ पर आकर गौर से सुनना है आपने। देखो जी, मेरा x4 गया, इसकी जगह नया वेरिएबल कौन सा आ गया, x1 आ गया, जबकि x3 पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दी नाउ द बेसिक वेरिएबल्स आर x3 एंड x1। सो नाउ basic variables are x3 एंड x1। ये मेरे दो नए बेसिक वेरिएबल हो गए। ठीक है, अच्छा, सो न्यू बेसिस आर या न्यू बेसिक मैट्रिक्स इज बी इज इक्वल टू, अब ये किस किस से बनेगा, x3 और x1 से। पहले x1 का कॉलम वेक्टर P1 लिखना चाहिए, P3 लिखना चाहिए पहले। देखो ऊपर कौन था x3, नीचे कौन है x4, चेंज कौन हुआ x4, किसकी जगह आया, इसकी जगह आया x1। तो x3 पहले लिखा था तो पहले ही लिखना, बाद में ये गलती नहीं करनी, ध्यान से रखना। ये आया P3, ये आया P1। तो ये मेरे पास आ गया जी मैट्रिक्स बी P3 कॉलम वेक्टर ये पड़ा हुआ है 10, P1 मेरे पास है 36। ये मेरे पास नई बेसिस आ गई। अब इन नई बेसिस का मालूम क्या करना मैंने, बी इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स मालूम करने का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। इसका एडजॉइंट निकालें, ये आ जाएगा 6 1 और ये आ जाएगा -30 डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। व्हाट इज बी डिटर्मिनेंट, 6 आ जाएगा यहाँ पर। नहीं, ये आ गया बी इनवर्स। अब आपके जहन में एक बात तो लाजमन आ रही होगी कि सर ये तो 2/2 का मैट्रिक्स है, आसान है, बड़ी आसानी से आपने इसका इनवर्स निकाल लिया। अगर ये आपके पास बेसिस होती 3/3 की मैट्रिक्स की, ठीक है, कांस्टेंट होते ज्यादा, तो फिर यहाँ पर इनवर्स कैसे मालूम करते हैं। अब उसका इनवर्स मालूम करने के आपके पास
बहुत ज़्यादा मेथड है। आप उसे जो जो आपका मैट्रिक्स मेथड है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, उसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं। ठीक है, को फैक्टर वगैरह जिस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो तो कभी मशवरा नहीं दूंगा कि यार वो तो एक खुद एक ऑलरेडी इतना लंबा प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बीच में। क्या करेंगे अगर इसी तरीके से करना हो? कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट निकालेंगे और उसका आंसर यहाँ लिखेंगे। क्या कैलकुलेटर के बगैर या इस मेथड के अलावा कोई मेथड नहीं है इनवर्स निकालने का यहाँ पर, कि इनवर्स हमें निकालना ही ना पड़े? ठीक है, क्योंकि मुझे तो चाहिए सिर्फ ये चीज़। बेसिस क्या आई है, नया बी इनवर्स क्या आ गया, कांस्टेंट वेक्टर क्या आ गया, बस मुझे इतनी चीज़ें चाहिए। मुझे इससे गर्ज भी नहीं है कि मेरी नई बेसिस कौन सी बनी है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि नई बेसिस तो मैं इसलिए इसमें निकाल रहा हूँ कि इस मेथड में मैं आपको बेसिस बना के फिर उसके उसके इनवर्स निकाल रहा हूँ। असल मेथड तो वैसे यही है, मेथड यही है, लेकिन यहाँ पर मैं इसका अल्टरनेटिव टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि इनवर्स निकालना वैसे मुश्किल हो जाता है अगर मैट्रिक्स ज्यादा बड़ा हो जाए। अगर 4x4 का मैट्रिक्स है तो फिर तो आप गए यहाँ पर। सही है, अच्छा खैर फिलहाल मैं अभी इसको पहले पूरा करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये इसको डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाएगा 6/6 1, ये -3/6 आ जाएगा, -1/2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/6। क्लियर होगी बात कि नहीं? ये मेरे पास आ गया नया करंट मैट्रिक्स बी। अगला मुझे चाहिए यहां पर नया कांस्टेंट वेक्टर बी बार एंड न्यू राइट हैंड साइड रिवाइज्ड कांस्टेंट वेक्टर बी बार। इसका फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, बी इनवर्स करंट मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स, ये फार्मूला आपको लिखाया है। अब नया इस वक्त मेरे पास करंट मैट्रिक्स दिया है ये, जिसका आंसर है 1 -1/2 0 1/6। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना? बी के साथ। बी मैंने बताया था फिक्स मैट्रिक्स है, वो आपके पास ये है 6 3, ये नहीं चेंज होने वाला 6 3। इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 6 6 6 -3/2 0 × 6 0, और ये आ जाएगा प्लस 1/6 × 3 दैट इज 1/2। ये आपके पास आ जाएगा बेटा 2 6 12 12 -3 9 9/2 9/2 और 1/2। Hence the next table for the revised simplex method, that is table number 2 will be। अब आपका नया टेबल जो टेबल नंबर 2 बनेगा ना, वो देखो ऐसे बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट टेबल फॉर द रिवाइज सिंपलेक्स मेथड दैट इज 2। अब देखो आप क्या करो कि क्या क्या चेंजिंग आएंगी यहाँ पर। एक तो वेरिएबल x1 आ गया यहाँ पर, नया बी इनवर्स आपने निकाला ये सारा 1 -1/2, फिर ये 0, फिर ये 1/6। ठीक हो गया। राइट साइड आपके पास क्या आ गई? राइट साइड आ गई मेरे पास 9/2 1/2। ठीक है, अच्छा ये इसको मैं लिखता हूँ अभी ना, मुझे खैर अभी मिटाना नहीं चाहिए था, चलें खैर मुझे याद है इधर ये 1, इधर मैंने लिखा था 1 0 0 1, और ये वाला जो पुराना कांस्टेंट वेक्टर है ये मैं अभी फिलहाल इधर लिखा रहने दे रहा हूँ। इसकी जगह नया वेक्टर मैंने लिखना है ये 9/2 1/2। अच्छा, अब ये सारी चीज बताने का ये मेरे पास सेकंड टेबल बन गया। ठीक है, अब मैंने ये चेक करना है कि ये जो सेकंड मेरा टेबल बना है, फिर वही प्रोसीजर है कि इसमें जो बेसिस आई हैं या ये जो टेबल है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगला काम फिर वही होगा, मैं ये क्या कहते हैं उसे, वो मालूम करूंगा आपका सिंप्लेक्स मल्टीप्लायर, फिर CJ -CJ बार ये वाली रो मालूम करूंगा। वो प्रोसीजर चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले पहले ये टेबल को बनाने का अल्टरनेटिव मेथड क्या है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यार यहाँ पर इस तरह इनवर्स मालूम करना तो मुश्किल है। ये तो 2/2 का आसानी मालूम हो गया, 3/3 का, ये 4/5 का या इससे बड़ा हो तो फिर आप कैसे मालूम करेंगे उसको जरा यहाँ पर देख लें। डेट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, वो ये है कि सबसे पहले हम यहाँ से, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा जी, नहीं जी, मैं बताने लगा हूँ आपको अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड में आपने क्या करना है, देखो वो एक रफ साइड पर करके बस आपने आगे आगे जब नई बेसिस मालूम कर रही है ना, ये मैट्रिक्स ये बी,
इसके बाद आपने लाइन लिखनी है नई बेसिस मालूम करने के बाद, द नेक्स्ट रिवाइज सिंपलेक्स टेबल इज, द नेक्स्ट रिवाइज सिंपलेक्स टेबल इज दिस। ये कैसे बनाने लगा हूं, आपने क्या करना है, पहले वाला जो टेबल था वो ऐसे बना हुआ था हमारे पास, यहां पर था x3, यहां पर था x3, यहां पर था x4, तो x4 ने तो बदलना है, वो नहीं बेसिस आ गई, x1 वो तो बदलना है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर था मेरा बी इनवर्स, बी इनवर्स में था यहाँ पर 1 0 0 1, ये पुराना टेबल में बना रहा हूँ। उसके बाद मेरा पास यहाँ पर जो पुराना वेक्टर लिखा हुआ था बी बार, वो था 6 3, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसकी जगह मैं एक नया टेबल यहाँ पर नया कॉलम ऐड करने लगा हूँ, डेट इज द पिवट, पिवट कॉलम। और ये पिवट कॉलम कौन सा है, ये पिवट कॉलम मैंने अभी बता दिया। ये पिवट कॉलम कैसे बना था, जब आपने ये मालूम किया P1 बार, P1 बार मालूम किया था ना, जब आपने भी मिनिमम रेशो मालूम की है, ठीक है। अब वो मैं वहां पर देख के लिख रहा हूँ, वैसे वो ये था, मुझे याद है, वो है 3 6। और यहाँ पर x4 था मेरा, x4 जो था वो आउटगोइंग वेरिएबल था, यानी ये जो रो है ये की रो है, दिस इज द की रो, ऐसी है ना। मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर लूँ, मैंने ये लिखा हुआ है, हाँ जी वो 3 6 ही है P1 बार। अच्छा मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे पास पुराना टेबल है, इस पुराने टेबल को आपने रफ वर्क में करके इसके साथ ये पिवट कॉलम बना लेना है। पिवट कॉलम कौन सा था, जो आपने P1 बार मालूम किया है, ठीक है। इस पिवट कॉलम से आपको पता लगा था कि आपकी जो x4 है वो आउटगोइंग वेरिएबल है, यानी जो सेकंड रो है ये हमारी की रो है, ऐसे ही है। अब सेकंड रो की रो है तो आप जानते हैं, फिर ये वाला जो एलिमेंट है मेरा पिवट एलिमेंट है, तो पिवट एलिमेंट को क्या करते हैं, हमेशा 1 बनाते हैं। तो मुझे बताएं इसको 1 कैसे बनाएंगे, पूरी रो को क्या करूंगा 6 पे डिवाइड कर दूंगा। जब पूरी रो को 6 पे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर नई रो क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, यहाँ पर 1/6 आ जाएगा, ये 3/6 आ जाएगा, 3/6 का मतलब 1/2, और ये 1 आ गया, ये मेरे पास नई रो आ गई, ठीक हो गया। अब इस 1 के जरिए मैंने क्या करना है, ऊपर वाले को 0 बनाना होता है, ऐसे ही है। तो इसको ऊपर वाले को 0 बनाने के लिए रो ऑपरेशन कौन सी लगेगी, फर्स्ट रो माइनस 3 टाइम्स सेकंड रो, ऐसे ही है, फर्स्ट रो माइनस 3 टाइम्स सेकंड रो। तो फर्स्ट रो ये 1 है यहाँ पर, तो 1 में से 3 टाइम R2 करेंगे 0 हो जाएगा, फिर आगे आएगा 0 माइनस 3 टाइम R2, तो 0 माइनस 3 टाइम R2, R2 यहाँ पर, R2 का सेकंड नंबर यहाँ पर अब देखो 1/6 है, ये कितना आ गया 0 माइनस 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2, क्लियर होगी बात ये। अच्छा यहाँ पर ऊपर कौन है 6 है, तो इसको क्या करेंगे 6 माइनस 3 टाइम R2, R2 का अब नया नंबर कौन सा है 1/2 है, तो ये कितना आ जाएगा 2 6 12 12 माइनस 3 9/2, ये आ जाएगा 9/2, ठीक हो गया। इधर भी ये भी पिवट कॉलम भी चेंज होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी वो तो, हाँ ऊपर ये तो आ जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1 है, इसको ऊपर वाले को 0 करना, ये 0 हो गया। अब आप और करो कि आपके पास जो पहली रो बन गई है वो ये है, जिसका पहला नंबर देखो 1 है, दूसरा -1/2 है, फिर यहाँ पर ये 9/2 है, ये रेड कलर का लिखा मैंने, ठीक है। और सेकंड रो में ये नंबर है 0 1/6 1/2, 0 1/6 1/2, तो यही आपने किया है। तो ये दो तरीकाकार हैं, या तो इस तरह रो ऑपरेशन लगाकर कर लें, या डायरेक्ट टेबल आप बना लेंगे इस तरह, या फिर आप यहाँ पर इस तरह पूरे का पूरा इनवर्स मालूम करें। तो मैं आपको ये वाला जो मेथड है रो ऑपरेशन वाला वो प्रेफर करूंगा, ठीक है। आप इस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो क्या करना, क्या आपने आपने मैट्रिक्स बी मालूम किया, और उसके बाद अगली लाइन सीधी लिखनी है, नेक्स्ट रिवाइज सिंपल टेबल इज टेबल नंबर 2, बस। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो रो ऑपरेशन लगाने के बाद ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है इतना, यानी यहाँ पर ये वाला, ये 2 एंट्रीज है ना, ये वाली, ये तो आपका नया बी इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास बाकी सारा नया बी आ जाएगा, नया बी में 9/2 आ गया और 1/2 आ गया। क्लियर होगी बात कि नहीं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलें, अब अगला काम वही का वही है, वैसे का वैसे ही है। अब मैं सिर्फ चीज़ों को बोलता जाऊंगा वर्बली, मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने मालूम करना है, आगे आप लिखेंगे नेक्स्ट वी फाइंड वेदर द ऑप्टिमल बेसिस आर, आइट्रेशन 2 शुरू हो जाएगी अब आपकी। नेक्स्ट वी चेक वेदर, आइट्रेशन 2 में आप लिखेंगे आइट्रेशन 2, नेक्स्ट वी चेक वेदर द ऑप्टिमल बेसिस, ऑप्टिमल बेसिस आर
Next we check whether the bases are optimal or not, or whether the table number 2 gives optimal solution or not. ठीक है, तो ये optimal solution देता है कि नहीं देता, तो इसको कैसे पता करना पड़ेगा, आप मालूम करेंगे simplex multipliers. We find simplex multiplier pi is equal to CB into B inverse current. ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा देखो CB मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द बेसिक वेरिएबल। अब यहाँ पर बेसिक वेरिएबल कौन से हैं, x3 और x1 है, तो मुझे बताओ x3 और x1, यहाँ पर x3 का कोफिशिएंट कौन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 और x1 का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास पहले x3 है, तो x3 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 है और x1 का कोफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 2 है, ये आ गया CB। और B इनवर्स करंट इस वक्त मौजूदा जो B इनवर्स है वो ये है 1 -1/2 0 1/6। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 0 × 1 0 0 + 2 × 0 0 कॉमा सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 × -1/2 0 और 2 × 1/6 1/3। दिस विल बिकम 0 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर सिंपलेक्स मल्टीप्लायर। ठीक है, अच्छा, और मैं लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बता चुका हूँ कि रिवाइज सिंपलेक्स मेथड को आप सिंपलेक्स मल्टीप्लायर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ये आपने सिंपलेक्स मल्टीप्लायर निकाल लिया। नेक्स्ट वी फाइंड, आगे आपने निकालना है ये चीज CJ बार माइनस ZJ बार। ठीक है, ये निकालनी है और इसका फार्मूला क्या है CJ - पाई टाइम PJ। और अब आगे इस मरतबा आपके पास नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हैं, इसमें कौन कौन से वेरिएबल मौजूद नहीं है इस टेबल में, टेबल नंबर 2 में x2 और x4 मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब अब आपने निकालना है ये चीज C2 बार माइनस Z2 बार एंड C4 बार माइनस Z4 बार। ठीक है, नेक्स्ट वी फाइंड C2 बार माइनस Z2 बार। ठीक है, इसका फार्मूला क्या बनेगा C2 - पाई टाइम P2। ठीक है, पाई टाइम P2। व्हाट इज C2? C2 मीन कोफिशिएंट्स ऑफ x2। x2 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, दैट इज 1 - पाई, पाई कितना निकला 0 1/3। व्हाट इज P2? P2 मीन कॉलम वेक्टर P2 4 1, दिस इज 4 1 1 माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो एक ही रो है एक ही कॉलम है 0 × 4 0 प्लस 1/3 × 1 1/3। दिस विल बिकम 1 - 1/3, दिस इज 2/3। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरे पास ये आ गया। आगे मुझे चाहिए C4 बार माइनस Z4 बार। यहाँ पर देखें आपके पास दो वेरिएबल मौजूद नहीं है इस टेबल में, टेबल नंबर 2 में x2 और x4, तो C2 और C ये मतलब एक मतलब 2 के लिए वेरिएबल 2 के लिए और एक मतलब वेरिएबल 4 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। C4, दिस विल बिकम C4 - पाई टाइम P4। C4 मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ x4 इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x4 का कोफिशिएंट 0 है। पाई कितना है जी, पाई है हमारे पास 0 1/3। व्हाट इज P4? P4 हमारे पास है 0,1। दिस विल बिकम 0 माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 × 0 प्लस 1/3 × 1। दिस एक ही रो है एक ही कॉलम है। यहाँ पर बीच में ना मैट्रिक्स, ये जो कॉमा लिखा हुआ है इस आप इसको जस्ट ट्रीट करेंगे एज अ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉमे से कंफ्यूज नहीं होना आपने। दिस विल बिकम -1/3। ये तो हो गया नेगेटिव इसका, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इट मीन्स आपके पास अभी भी जो टेबल नंबर 2 है इट डज नॉट गिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। आप लिखेंगे एज C2 - Z2 बार इज पॉजिटिव, सो लास्ट बेसिस इज नॉट एन ऑप्टिमल बेसिस। और आप ये लाइन लिख सकते हैं द लास्ट टेबल नंबर 2 डज नॉट गिव एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, सो वी अपडेट द बेसिस। हम बेसिस को दोबारा अपडेट करेंगे। ठीक है, अब बेसिस को दोबारा अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही देखना पड़ेगा भाई कि इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है, आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो रेशो निकालनी पड़ती है आउटगोइंग वेरिएबल तलाश करने के लिए। तो पहले इनकमिंग वेरिएबल देखते हैं कौन सा, इनकमिंग कौन सा होगा इन दोनों में से। ये तो हो गया नेगेटिव, यही पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव किस वेरिएबल के लिए है, सेकंड वेरिएबल के लिए। C2 और Z2 लिखा हुआ है सेकंड वेरिएबल। आप लिखेंगे हियर x2 इज एंटरिंग वेरिएबल,
एंटरिंग का वर्ड भी लिख सकते हैं, इनकमिंग वेरिएबल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जो सा मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एंटरिंग वेरिएबल हो गया। फॉर आउट गोइंग वेरिएबल वी विल फाइंड, हम आउट गोइंग वेरिएबल फाइंड करने के लिए क्या मालूम करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे पी टू बार। पी टू बार का फार्मूला क्या है? पी टू बार का फार्मूला है बी इनवर्स करंट इनटू पी टू। तो व्हाट इज बी इनवर्स करंट? करंट हमारा बी इनवर्स कौन है? ये बड़ा हुआ है 1 माइनस 1/2 0 1/6। व्हाट इज P2? P2 इज हेयर 4 1। दिस इज 4 1। इसको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 4 4 माइनस 1/2। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 4 0 प्लस 1/6। दिस विल बिकम 4 2 8 8 माइनस 1 7 7/2 और दिस इज 1/6। अब मिनिमम रेशो निकालनी है आपने। मिनिमम रेशो किस तरह निकालते हैं? ये जो आपका लास्ट कांस्टेंट वेक्टर है बी वेक्टर, इसको डिवाइड करते हैं किसके ऊपर? पी टू बार के ऊपर। पी टू बिल्कुल सिंपलेक्स मेथड में जिस तरह क्या करते थे आप, x2 मेरा क्या था? एंटरिंग वेरिएबल है, यानी एंटरिंग वेरिएबल तो फिर क्या मालूम करते थे? पिवट कॉलम। तो पिवट कॉलम मेरा ये बन गया, पिवट कॉलम की एंट्रीज ये आ गई 7/2 1/6। तो आपने क्या करना है, इसको इसके ऊपर डिवाइड करना है वो आपने, फॉर आउट गोइंग वेरिएबल। तो आगे आप लिखेंगे फॉर आउट गोइंग वेरिएबल वी डिवाइड बी बार बाय पी टू बार। ठीक है, तो मिनिमम रेशो आपके पास यहाँ पर आएगी, मिनिमम रेशो इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, वहां पर पहला नंबर 6 डिवाइडेड बाय इधर कौन है 7/2 कॉमा, उधर है, सॉरी यार ये 6 नहीं है, ये चेंज हो चुका है, 9/2 था, अब नया नंबर था 9/2। 9/2 कॉमा अगला नंबर है 1/2 और इधर कौन है 1/6 है। तो ये आपके पास 2 2 से कट जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास 9/7 और ये आपके पास आ जाएगा 6 ऊपर चल जाएगा 6/2 आ जाएगा, 6/2 दैट इज 3। तो दोनों में से मिनिमम ये है 9/7। 9/7 मिनिमम होने का मतलब है कि ये पहला नंबर है, पहला नंबर है यानी कि x3। इसका मतलब x3 इज द लिविंग वेरिएबल। दिस इंप्लाइज x3, इन दोनों का मिनिमम है 9/7। x3 इज लिविंग वेरिएबल, x3 होगा हमारा लिविंग वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी जगह नया वेरिएबल कौन सा आएगा? एंटरिंग वेरिएबल कौन सा था? x2 है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे आगे लिखना है सिंपल ये। अब एक तो चीज वही हो गया कि अगर एक अगली एक लाइन आपने लिखनी है आगे, आप ये लिखने के बाद आप लिखेंगे सो द न्यू बेसिस मैट्रिक्स इज b इज इक्वल टू, अब किस तरह बनेगा? x3 गया तो x3 की जगह नया वेरिएबल कौन सा आ रहा है? x2। तो पहले x2 लिखूंगा और बाद में नीचे x1 तो वैसे का वैसे ही है, सॉरी x3 p2 लिखूंगा, p1 आ जाएगा। व्हाट इज p2? p2 इज 4 1 और व्हाट इज p1 3 6। ये मेरे पास नया मैट्रिक्स दिया आ गया। और आगे अब वही दो तरीकाकार हैं, या तो आप इसका पहले बी इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, बी इनवर्स निकालने के बाद आगे आप वो राइट साइड को चेंज करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे आप, इस टेबल में आप ये जो आपने नया पिवट कॉलम बनाया P2, उसको रफ वर्क में यहां पर लिखकर, ठीक है, अपना चेंज करेंगे। किसको? कौन आया है, किसकी जगह चेंज हुआ है? x3 की जगह चेंज हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला जो इस मरतबा होगा ना, नया जो बनाएगा, इसकी जगह लिखूंगा x2 और नया जो मेरा बनेगा की रो बनेगी पहली रो। मतलब अब ये सारी चीज कुछ इस तरह आएगी, ये जरा चेक करो। अगला आपने लिखना है, इसके बाद अगला आपने लिखना है नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल इज, ये लिखना है अब आपने लाइन सारी, नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल। अब सुनो जरा गौर से, नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल कैसे बनने लगा देखो जरा। ये मैंने रफ वर्क में सब कुछ लिख लिया, ये मेरा नया कॉलम आ गया P2 बार। P2 बार क्या है? 7/2 है, 1/6 है। ठीक है, ये मैंने सारा रफ वर्क में लिख लिया, यानी ये पूरे का पूरा टेबल। इसकी जगह मैंने बनाना नया टेबल।
नया टेबल कैसे बनने लगा है देखें, यहाँ पर आ गई नई बेसिस। बेसिस में x3 चेंज हो गया x2 से, यहाँ पर आ गया x1, यहाँ पर आ गया मेरा बी इनवर्स जो नया करंट बनेगा, और यहाँ पर आ गया कांस्टेंट वेक्टर बी बार। बस ये तीन मुझे चीज़ें चाहिए। अब ये कैसे मालूम होगा बेटा, देखो मुझे यहाँ पर ये की रो है, की रो में इसका मतलब मेरा 7/2 जो है वो क्या है, 7/2 क्या बन गया आपका, बन गया जी पिवट कॉलम। ठीक है, तो मुझे इसको पहले 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी रो को 2/7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इसको 2/7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा पहला 2/7। इसको 2/7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आएगा -1/2 इंटू 2/7। दिस इज -1/7। ठीक है, ये हो गया पहली रो, और इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 1 आ गया। क्लियर होगी बात, क्या नहीं, बात समझ आ रही है। अच्छा, अब उसके बाद जो अगली चीज है, इस 1 के लिए मैंने इसको 1/6 को 0 करना है, तो क्या रो ऑपरेशन लगेगी, सेकंड रो -1/6 टाइम R1। सेकंड रो का पहला ये वाला नंबर 0 है, -1/6 R1, R1 इसके ऊपर है 1, ये आ जाएगा -1/6। क्लियर हो गई बात। ये आगे चलें, सेकंड रो का ये वाला नंबर है 1/6 -1/6 इंटू R1। R1 यहाँ पर ये देखो, अच्छा यहाँ पर यार एक चीज गलती हो गई, ये देखो रो ऑपरेशन लगाई, सेकंड रो 0, आगे आ गया 1/6 R1, R1 का नया नंबर ये 2/7 है, ये गलती है, ये करेक्शन करें। ये है R1 का नया नंबर 2/7, 2/7। तो ये आपके पास कितना बनेगा, दिस विल बिकम -1/21। दिस इज -1/21। ये आ गया। क्लियर हो गया बात। ये आगे चलें, अगली फिर दोबारा मैंने यहाँ पर चेंज करना है, तो यहाँ पर सेकंड रो का नंबर है 1/6, आगे -1/6 R1, R1 इसके ऊपर नया नंबर है -1/6। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से 1/6 कॉमन निकाल लिया, ये रह गया 1 + 1/7। दिस विल बिकम 1/6 इंटू 8/7, और ये आपके पास 2 4 8, 2 3 6, दिस इज 4/21, 4/21। ठीक है, और लास्ट रो पर रो ऑपरेशन लगाइए तो 0 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास टेबल नंबर 3 आ गया, दिस इज टेबल नंबर 3। ठीक हो गई बात कि नहीं। अच्छा बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी यार करेक्शन कर लें, गलती हो गई। ये जब आपने पहली रो को 7/2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो नया बी बार आना था वो बी बार के नंबर चेंज होने थे। 9/2 को मल्टीप्लाई करना था आपने 2/7 से, तो ये कट के क्या रह जाएगा 9/7। तो इसका मतलब यहाँ पर पहला नंबर आएगा 9/7 आपका। ठीक है, फिर आपने रो ऑपरेशन लगाई ये वाली, R2 -1/6 टाइम R1। तो R2 का नया नंबर, पहला नंबर था 1/2 बी बार में, -1/6 आ गया, आगे R1 का नया नंबर बन चुका था ये 9/7। तो यहाँ पर ये लगाने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद ये बना 2/7, ये आपका टेबल नंबर 3 आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, लास्ट ये बस खत्म होने लगा क्वेश्चन। आपने ये देखना है कि अब अगला काम वही लिखेंगे, आइट्रेशन 3। आइट्रेशन 3 मालूम करने के बाद आप लिखेंगे कि नेक्स्ट वी फाइंड वेदर दी बेसिस आर ऑप्टिमल और नॉट, और द टेबल नंबर 3 गिव्स ऑप्टिमल सोल्यूशन। दोनों लाइनें लिख सकते हैं। आइट्रेशन 3, आइट्रेशन 3। अब आइट्रेशन 3 के लिए क्या करना है, आपने वही सिंप्लेक्स जो मल्टीप्लाई है वो मालूम करने हैं। तो सिंप्लेक्स मल्टीप्लायर पाई इज इक्वल टू CB इंटू बी इनवर्स। CB मतलब नॉन बेसिक वेरिएबल जो है यहाँ पर, सॉरी जो बेसिक वेरिएबल यहाँ पर है, तो बेसिक वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास कौन कौन है, x2 और x1 है। तो x2 का कोफिशिएंट अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जाके देखें 1 है, और x1 का कोफिशिएंट 2 है। पहले जो पहले x2 लिखा है तो ये आएगा 1, और बाद में x1 लिखा है तो ये आएगा 2। आगे आपने जो बी इनवर्स है, बी इनवर्स ये निकला हुआ है 2/7 -1/7 -1/21 4/21। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ
वो टाइम थोड़ा सा कम है। तो ये हमारे पास आएगा जी 4/21 कोमा 5/21। क्लियर होने के बाद ये मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अगला आपने क्या मालूम करना है, यहाँ पर जो नॉन बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हैं, यहाँ पर कौन से वेरिएबल एब्सेंट हैं, x3 और x4 है। दीज आर दी नॉन बेसिक वेरिएबल। तो अब आप मालूम करोगे यहाँ पर ये चीज़ें C3 बार माइनस Z3 बार। फार्मूला क्या है, C3 माइनस पाई टाइम P3। C3 कोफिशिएंट ऑफ x3 वहाँ पर मौजूद ही नहीं है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उसका कोफिशिएंट 0। पाई की कीमत निकली है 4/21 कोमा 5/21। व्हाट इज P3, कॉलम वेक्टर P3 है 1,0। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, समझ लें कि कोमा नहीं है बीच में, ये एक रो है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा 4 × 21 × 1 प्लस 5 × 21 × 0, जिसमें पहली रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। दिस इज 4/21। तो ये दिस इज इक्वल टू -4/21 बाई माइनस है 4 - 4/21। ले जी ये आ गया लेस देन 0। लास्ट चीज C4 बार माइनस Z4 बार मालूम करेंगे। फार्मूला है इसका C4 माइनस पाई टाइम P4। C4 कोफिशिएंट ऑफ x4 का कोफिशिएंट 0 है। पाई आ गया, पाई हमारे पास है 4/21 कोमा 5/21। व्हाट इज P4? P4 आपके पास है बेटा जी 0,1 कॉलम वेक्टर 0 1। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम 0 × 4 0 4/21 × 0 दैट इज 0, और दिस विल बिकम -5/21। दिस इज लेस देन 0। ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। आगे आप लिखेंगे एज बोथ as both as both C3 bar minus Z3 bar and C4 bar minus Z4 bar are less than 0. So table 3 gives optimal solution given by x1 की वैल्यू 2/7, x2 की वैल्यू 9/7 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कैसे निकलेगी, ये फंक्शन है 2x1 x1 आ गया 2/7 प्लस आगे क्या लिखा है x2 है 9/7। ये आ गया जी 4/7 प्लस 9/7 डेट इज इक्वल टू 13/7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। रियल इन द रियल विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये नहीं कह सकता कि सिंपलेक्स मेथड रिवाइज सिंपलेक्स मेथड इज सो स्मॉलर देन योर रेगुलर सिंपलेक्स मेथड। ये हकीकत में ऐसा नहीं है। सिर्फ वो मतलब जहाँ तक एक बुक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ या एक वैसे टॉपिक के हवाले से बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि रिवाइज सिंपलेक्स मेथड जो है वो बुक्स में जैसे लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया, उस हिसाब से तो ठीक है। अदरवाइज एक स्टूडेंट के हवाले से तो खैर तकरीबन उतना ही टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक इसका अल्टरनेटिव मेथड भी आपके साथ शेयर करूंगा। वो एक अल्टरनेटिव स्टाइल है रिवाइज सिंपलेक्स मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करने का, है वो भी रिवाइज सिंपलेक्स मेथड ही है, तो डिफरेंट मेथड है। तो जो सा फिर मेथड आपको अच्छा लगेगा आप उसको कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।